नेशनल हाईवे नंबर 6 पर बसा पारोला एक बहुत ही पुराना और बड़ा गांव है। रानी लक्ष्मीबाई के किले की धरोहर के साथ ही कई सारे ऐसे मकान हैं जो लगभग 200 से 300 साल से अधिक पुराने और ऐतिहासिक हैं। और कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा पुराने मकान उतने ही ज़्यादा पुराने उनके राज होते हैं। एक ऐसा ही राज देशमुखों के उस पुराने वाड़े के अंदर बने कुएं का था, जिसे जानने के बाद विनायक देशमुख की जिंदगी ही बदल गई। ये बात साल 2020 की है। 80 साल के रामलाल देशमुख के 4 लड़के थे, धीरज, कैलाश, अजय और संजय। धीरज और कैलाश के दो दो लड़के थे। अजय को 2 लड़कियां थी और संजय को एक लड़का, जिसका नाम था विनायक। विनायक उस घर का सबसे छोटा लड़का था और उसे छोड़ बाकी पूरा परिवार पारोला में ही रहता था। देशमुखों का कोई बड़ा धंधा या कंपनी नहीं थी, लेकिन खानदानी अमीर होने की वजह से पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। जलगांव, नासिक और पुणे जैसे बड़े शहरों में उनके कई सारे आलीशान मकान थे, लेकिन फिर भी वो अपने पुश्तैनी गांव पारोला में 200 साल से अधिक पुराने वाड़े के अंदर रहते थे। 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर बना वो वाड़ा पुराना जरूर था, लेकिन उसके अंदर शान और शौकत की कोई कमी नहीं थी। 4 लड़के, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, इतना बड़ा परिवार उस वाड़े के अंदर आराम से रहता था। हर किसी को अलग अलग कमरा था और हर कमरा एयर कंडीशनिंग था। वाड़े के चारों ओर पत्थर से बने कंपाउंड की एक ऊंची सी दीवार थी। एक बड़ा सा लोहे का गेट था, जिसके सामने एक खुली जगह थी और उसके बाद 2 मंजिला इमारत थी, जहाँ कई सारे कमरे थे। उस खुली जगह में पत्थर से बना मध्यम आकार का एक कुआं था, जिस पर लोहे की एक बड़ी सी जाली लगाई हुई थी, ताकि कोई जानवर या छोटा बच्चा उस कुएं में ना गिर जाए। कुआं काफ़ी ज़्यादा गहरा लेकिन खाली और सूखा हुआ था। पत्थरों से बने उस कुएं के अंदर पानी की एक बूंद तक नहीं थी, लेकिन फिर भी देशमुख परिवार उस कुएं को संभाले हुए था। विनायक के दादा रामलाल का कहना था कि आज उनके पास जो भी धन दौलत है वह उसी कुएं की वजह से है। हालांकि कैसे, यह उन्होंने कभी भी किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं बताया। बस एक रिवाज बनाया था कि घर के अंदर जो भी खाना बनेगा उस खाने में से थोड़ा हिस्सा किसी कागज में लपेटकर उस कुएं में डालने का। रामलाल दोनों वक्त खाना खाने से पहले घर की औरतों से पूछता था कि उन्होंने उस कुएं को भोग लगाया या नहीं, और जब तक कुएं को भोग नहीं लगता था घर में कोई खाना नहीं खाता था। और यह रिवाज रामलाल ने नहीं शुरू किया था, बल्कि यह रिवाज तो उनके परिवार में कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। हालांकि रामलाल को छोड़कर परिवार के किसी भी सदस्य को उस रिवाज के बारे में या उस कुएं के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि विनायक को भी नहीं। विनायक पुणे के अंदर एक आईटी कंपनी में काम करता था। कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन लगा और लोगों का वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ, तब वो भी अपने पुराने गांव यानी पारोला आ गया। उस वक्त रामलाल की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वह अपनी उम्र के 80 साल पार कर चुके थे और शायद ही कुछ दिन उनकी इस धरती पर थे। लॉकडाउन में ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। सब लोगों का काम धंधा बंद था और लोग घरों के अंदर बंद थे। एक दिन ऐसे ही रामलाल ने विनायक से कहा कि रात के 11-12 बजे जब सब लोग सो जाएं तो उसके कमरे में आए, उन्हें उससे ज़रूरी एक बात करनी थी। विनायक असमंजस में था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसके दादाजी उससे ऐसी क्या ज़रूरी बात करने वाले हैं जो वो बाकी परिवार के साथ नहीं कर सकते थे। और ऐसे ही सवाल लेकर रात के ठीक 12 बजे वह रामलाल के कमरे में जा पहुंचा। जब सब लोग सो गए हैं यह तसल्ली रामलाल ने की तो उसने धीरे से विनायक से कहा, देखो विनायक, आज मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ यह बात कई साल पहले मेरे पिताजी ने मुझसे कही थी। उन्होंने मुझे एक राज बताया था और कहा था कि इस राज को मैं अपने साथ जिंदगी भर रखूं और जब मरने का समय आए तब मैं घर के किसी एक सदस्य को यह राज बताऊं। आज मैं यह राज तुम्हें बताने वाला हूं और यह राज है उस कुएं के बारे में। हाँ बताइए दादाजी। विनायक, हमारे पास आज जो कुछ भी धन दौलत है
वह सारी उस कुएं की वजह से है। वह कुआं कोई आम पानी वाला कुआं नहीं है, बल्कि वह एक खजाने से भरा हुआ कुआं है। उस कुएं के अंदर इतना सारा खजाना है कि हमारी कई सारी पुश्तें बैठकर भी खाए तो भी वह कभी कम नहीं होगा। अब इतने सालों से मैं उस कुएं को और उस खजाने को संभाले हुए हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे संभालो। अब ये सारा खजाना तुम्हारा होगा। बस तुम्हें एक काम करना है। कैसा काम? तुम्हें उस कुएं के अंदर एक बार जाना है, वो भी अकेले। और उसके बाद वह खजाना तुम्हारा होगा। विनायक अभी भी असमंजस में था, तो उसने पूछा, और नीचे उतरकर मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ नीचे उतरना है, बाकी तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। रामलाल से मिलने के बाद विनायक की नींद उड़ चुकी थी। ना ही वो रात भर सोया था और ना ही अगले दिन उसे सुकून आया। वह बस उस कुएं के अंदर उतरने के बारे में ही सोच रहा था। अलग अलग तरह के तर्क लगा रहा था, अलग अलग तरह के सपने सोच रहा था। खजाना कितना बड़ा होगा, उस खजाने में क्या क्या होगा, वो उस खजाने को बाहर कैसे लाएगा, और क्या सचमुच वह खजाना होगा? उसके दादाजी की उम्र 80 साल थी, तो क्या वह बेमतलब की बातें तो नहीं बड़बड़ा रहे थे? हालांकि उस कुएं के अंदर कुछ तो राज था, यह तो विनायक सहित परिवार के सभी लोग मानते थे। बचपन में उन्होंने कई बार उस कुएं के अंदर झांक कर देखा, टॉर्च लगाकर देखी, लेकिन कुआं इतना ज़्यादा गहरा था कि नीचे का तल ही नहीं दिखाई दे रहा था। उसके मन में बचपन से ही उस कुएं के बारे में जानने की इच्छा थी, इसलिए उसने उतरने का फैसला कर लिया। उस रात सबका खाना 10 बजे तक खत्म हो गया था और उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। विनायक भी अपने कमरे में चला गया और कमरे की लाइट बंद कर दी ताकि सबको लगे कि वह सो गया है। उसके बाद वह बार बार कमरे के बाहर आकर बाकी लोगों के कमरे की ओर देखने लगा और तसल्ली करने लगा कि सब लोग सो चुके हैं या नहीं। धीरे धीरे कर हर कमरे की लाइट बंद होने लगी और रात के तकरीबन 12 बजे तक सब सो चुके थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद फिर रात के करीबन 1:30 बजे विनायक अपने कमरे से बाहर आया। उसने अपने साथ एक मोबाइल ले रखा था ताकि अंधेरे में वह टॉर्च जला सके और खजाने की फ़ोटो ले सके। आसमान साफ था और चांद की पूरी रोशनी ज़मीन पर पड़ रही थी। हर तरफ खामोशी थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। विनायक चुपचाप कर उस कुएं तक आ गया। कुएं के ऊपर जाली लगाई हुई थी और उस जाली का एक भाग खुल सके ऐसा था। विनायक ने कम से कम आवाज़ हो इस तरह से वह जाली खोली और फिर उस कुएं की दीवार पर बैठ गया। नीचे उतरने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर सरिये लगे हुए थे, जिसे पकड़कर कुएं में उतरने लगा। वो कभी भी इस तरह से कुएं के अंदर नहीं उतरा था, इसलिए उसे डर लग रहा था, लेकिन खजाने पाने की चाहत उसके डर पर भारी पड़ रही थी। विनायक धीरे धीरे कर काफ़ी नीचे तक आ गया था। चांद की हल्की रोशनी बाहर की ओर चमक रही थी, लेकिन कुएं के अंदर काफ़ी अंधेरा था। वह टटोलते हुए धीरे धीरे कदम रख रहा था। कुएं की दीवारें पूरी तरह से सूखी हुई थी। वहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं था और ना ही नमी महसूस हो रही थी। हवा ना के बराबर होने की वजह से वह पसीने से तरबदर हो चुका था। अपनी शर्ट की बाही को अपना पसीना पोंछते हुए वो धीरे धीरे जाकर नीचे उतरने लगा। अब वो काफ़ी नीचे जा पहुंचा था। उसके दादाजी के बताए अनुसार वहाँ पर रास्ता खत्म हो चुका था, क्योंकि अब नीचे उतरने के लिए और कोई सरिया उसे नहीं मिल रहा था। अब उसे वहाँ से कूदना था। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन अपने दादाजी पर भरोसा करते हुए उसने नीचे छलांग लगा दी और वह नीचे मिट्टी में जा गिरा। नीचे तल पर पूरी तरह से अंधेरा था, इसलिए उसने अपने मोबाइल की टॉर्च लगाई। तल पूरी तरह से भूरी मिट्टी से भरा हुआ था, इसी वजह से उसे चोट नहीं लगी। कुएं का सरिया वाला भाग काफ़ी ऊंचाई पर था, इतना कि कूदकर भी वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता था, और वहाँ लगे पत्थर इतने चिकने थे कि वो उस पर पकड़ बनाकर भी ऊपर नहीं चढ़ सकता था। बाहर निकलने का वहाँ से तो कोई रास्ता नहीं था। खजाने की तलाश में
वह यहाँ वहाँ टॉर्च से देखने लगा। तभी उसे एक गड्ढा दिखाई दिया जो कुएं की दीवार पर बना हुआ था। वह गड्ढा ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन कोई भी इंसान झुक कर वहाँ से जा सके इतनी वहाँ पर जगह थी। विनायक समझ गया कि उसे उसी गड्ढे से आगे जाना है, इसलिए वो उस गड्ढे में घुस गया। कुछ दूरी पर झुकते हुए चलने के बाद वह एक बड़े से कमरे में जाकर खुला। पत्थरों से बना वह कमरा पूरी तरह से खाली था। उसकी ऊंचाई एक आम कमरे के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा थी। बड़े बड़े पत्थरों से उसकी दीवार बनी हुई थी। फर्श पर भी पत्थर लगे हुए थे, जहाँ पर काफ़ी सारी धूल और मिट्टी जमा थी और कई सारे कागज़ पड़े हुए थे। वो एक बहुत पुराने महल जैसा लग रहा था। इसके अलावा उस कमरे में कुछ भी नहीं था। वह कमरा इतना खाली था कि विनायक के कदमों की आवाज़ भी वहाँ गूंज रही थी। वह उस कमरे में यहाँ से वहाँ देखने लगा। उसकी आंखें खजाने को तलाशने लगी। कमरे के आखिरी छोर पर उसे 2 दरवाजे दिखे और वो उन दरवाजों की ओर बढ़ने लगा कि तभी उसे वहाँ किसी के होने का आभास हुआ। उसे लगा जैसे उसने किसी की आवाज़ सुनी। वो एकदम से सपक गया और खामोश हो गया। वो यहाँ वहाँ रोशनी डालते हुए आवाज़ की सही दिशा को तलाशने लगा। पहले उसे ऐसा लगा कि आवाज़ हवा की होगी या फिर कोई बिच्छू चूहा होगा, लेकिन फिर एक बार वह आवाज़ आई। वह आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हल्की और अस्पष्ट थी, जिसे ध्यान से सुनने पर समझ में आया कि वह आवाज़ किसी इंसान के कराने की थी। सालों से बंद पड़े उस कुएं के अंदर जब उसने किसी इंसान के कराने की आवाज़ सुनी तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसे वहाँ किसी के होने की सूचना उसके दादाजी ने नहीं दी थी। और आखिर वहाँ हो भी कौन सकता है? भूत, प्रेत या खजाने की रक्षा करने वाला कोई राक्षस? उस काले अंधेरे वाले कमरे में वह अकेला था। जमीन से इतने नीचे वह किसी को भी आवाज़ दे तो भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ पाएगा, और बाहर निकलने का और कोई भी रास्ता उसे मालूम नहीं था। इसलिए वह दबते हुए पैरों के साथ आवाज़ की दिशा में चलने लगा। उस खाली पड़े कमरे में वह कराने की आवाज़ हल्की हल्की गूंज रही थी। विनायक दोनों दरवाजे के पास आ पहुंचा। उसने ध्यान से सुना कि एक दरवाजे के पार से वह कराने की आवाज़ आ रही थी। कौन है वहाँ? एक डरावनी सी आवाज़ वहाँ गूंजी। विनायक डर गया, लेकिन करता क्या? भागता कहाँ? उसे तो उस जगह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, और उस खाली पड़े कमरे में आखिर वह छुपता भी कहाँ? कौन है वहाँ? फिर एक बार वह डरावनी आवाज़ आई, और न चाहते हुए भी उसे कहना पड़ा, मैं हूँ विनायक। उसके बाद कुछ क्षणों के लिए शांति छा गई, और फिर एक आवाज़ आई, कौन विनायक? लेकिन इस बार वह आवाज़ डरावनी नहीं थी। इस बार उस आवाज़ में हल्कापन और थकावट महसूस हो रही थी, जैसे कोई लाचार इंसान बोल रहा हो। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ दरवाजे के पीछे से आ रही थी। विनायक उस दरवाजे से थोड़ी दूर हो गया और उसने कांपते हुए अपने मोबाइल की टॉर्च उस दरवाजे की ओर की। धीरे से दरवाज़ा खुला और वो आदमी सामने आया। वो एक 80 साल का जाना पहचाना बूढ़ा आदमी था, जिसके शरीर से अजीब तरह से तेज बदबू आ रही थी। बेढंगे तरीके से काटे हुए उसके बाल थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा और धूल मिट्टी थी। हाथ पैर पूरी तरह से सूखे हुए थे, हड्डी और चमड़े के बीच जैसे मांस ही ना हो। चेहरा पूरी तरह से पिचका हुआ था और आंखें अंदर तक धसी हुई थी, और शरीर उम्र के हिसाब से झुका हुआ था। वह जाना पहचाना आदमी और कोई नहीं, वो तो रामलाल ही था। दादाजी? विनायक ने आश्चर्य से पूछा। ओ, कौन हो तुम? आप कौन हो? मैं रामलाल। रामलाल? उसका जवाब सुन विनायक स्तब्ध हो गया, और वो धीरे से बड़बड़ाया। आपका नाम और शक्ल मेरे दादाजी से मिलती है। दादाजी? हाँ, रामलाल, मेरे दादाजी। उनकी शक्ल और नाम आपसे मिलता है। तुम यहाँ नीचे कैसे आए? मेरे दादाजी ने मुझे यहाँ नीचे भेजा। इतना सुनने के बाद रामलाल ने आंखें बंद कर ली
और रोते हुए अपने आप से बड़बड़ाया, उसने और एक शिकारिया भेज दिया है। फिर वो पलट गया और उसी कमरे में चला गया जहाँ से वो आया था। विनायक भी उसके पीछे उस कमरे में गया। वो एक छोटा सा कमरा था जहाँ बाहर के कमरे के मुकाबले कम गर्मी थी। वह थोड़ी बहुत उमस थी और दीवारें भी गीली थी, जहाँ से बूंद बूंद कर पानी जमीन पर बने गड्ढे में गिर रहा था। वहीं पर एक जगह कई सारे कागजों का बिस्तर जैसा एक ढेर बनाया हुआ था, जिस पर रामलाल बैठ गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसने रोते हुए कहा, आओ बैठो, यहाँ बैठो। विनायक उनसे थोड़ी दूरी पर बैठ गया। फिर रामलाल ने आगे पूछा, तुम किसके बेटे हो? संजय का। धीरज, कैलाश, विजय और संजय। हाँ, याद है मुझे। फिर रामलाल कुछ देर सोच में डूब गया और फिर उसने कहा, बेटा, ऊपर जो आदमी है जिसे तुम अपना दादा समझ रहे हो, वो असल में तुम्हारा दादा नहीं है। वह एक बहरूपिया है और उसने मेरा रूप ले रखा है। रामलाल की बातें विनायक के सिर के ऊपर से जा रही थी, फिर भी वह ध्यान से सुन रहा था। मैं ही हूँ असली रामलाल देशमुख, और हाँ, तुम मेरे पोते हो। जिस तरह से आज तुम इस कुएं में आए हो, वैसे ही कई साल पहले मैं इस कुएं में आया हुआ था और तब से मैं यहीं पर फंसा हुआ हूँ। विनायक अविश्वास से उनकी ओर देख रहा था। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। कई साल पहले मुझे भी नहीं था। जिस तरह आज तुम्हारे दादा ने तुम्हें नीचे भेजा है, वैसे ही कई साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि इस कुएं के अंदर खजाना है और उस खजाने को पाने के लिए तुम्हें इस कुएं के अंदर उतरना होगा। मैंने अपने पिताजी की बात का भरोसा कर कुएं में कूद गया और देखा तो क्या, मेरे असली पिताजी यहाँ कैद थे। ऊपर में जिन्हें अपना पिता समझ रहा था, वो बेरुपया था। मेरे नीचे आते ही उसने मेरे पिताजी का शरीर छोड़ दिया और मेरा रूप ले लिया। कई सालों तक वह मेरे रूप में अपनी ज़िंदगी जी रहा था, और अब जब मेरा शरीर खत्म हो रहा है तो उसने तुम्हें नीचे भेज दिया। अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, और वो ऊपर मेरा शरीर त्याग कर तुम्हारा रूप लेकर तुम्हारी बाकी ज़िंदगी जिएगा। वो यह खेल कई सालों से क्या, कई पीढ़ियों से हमारे साथ खेल रहा है। वह हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को यहाँ इस कुएं में भेजकर ऊपर उसकी ज़िंदगी जीता है। जब तक नीचे वाला सदस्य जिंदा है, तब तक वह उसकी ज़िंदगी जी सकता है। इसलिए कुएं को बोझ देने की प्रथा उसने बनाई थी, ताकि नीचे जो भी हो वह उस खाने पर जिंदा रह सके। विनायक को रामलाल की बातों पर भरोसा नहीं था। वो झट से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं तुम ही तो बहरूपे नहीं हो? अभी मेरी विश्वास ना करो, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें मेरी बात का भरोसा हो जाएगा। नहीं, तब तक मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। बेटे, यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। मुझे याद भी नहीं मैं यहाँ कितने सालों से कैद हूँ, लेकिन मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के चक्कर में। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय मौत के। अगर आप सच बोल रहे हैं तो अपने यहाँ से ऊपर की ओर आवाज़ क्यों नहीं लगाई? घर का कोई ना कोई सदस्य तो आपकी आवाज़ सुन ही लेता, आपको बचा ही लेता। यह आम कुआं नहीं है बेटा, इस पर जादू किया हुआ है। तुम कितने ही जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज़ बाहर तक कभी नहीं जाएगी, और ना ही ऊपर से तुम्हें कोई नीचे देख पाएगा। विनायक को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आदमी का भरोसा करे या ना करे। कहीं यह आदमी सच तो नहीं बोल रहा, या फिर यही तो बहरूपया नहीं है? और अगर ये बहरूपया है तो फिर उसके दादाजी ने इसके बारे में उसे क्यों नहीं बताया? क्या उन्हें मालूम नहीं था? विनायक इन ख्यालों में खोया हुआ था कि रामलाल ने कहा, देखो बेटा, अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। मैं चाहते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुखी हो सकता हूँ। इस बेरुपये ने
हमारे पूरे परिवार को कब्जे में ले रखा है। ये न जाने कितनी पीढ़ियों से हमारे ही परिवार के किसी भी सदस्य के रूप में ज़िंदगी बिता रहा है। इसके बाद रामलाल काफ़ी देर तक रोता रहा और फिर वो मर गया। विनायक उसकी बात सुन काफ़ी ज़्यादा डर गया। अब तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना था। उसे खजाने के बारे में अब जरा सी भी परवाह नहीं थी। वह उस कमरे से बाहर आ गया और फिर यहाँ वहाँ देखने लगा। बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा। कुएं के तल के पास से तो ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर उसे वह दूसरा दरवाज़ा दिखा और उसने बिना देरी किए उसे खोल दिया। लेकिन उस दरवाजे के पीछे का नज़ारा देख वो और भी ज़्यादा डर गया। काले पत्थरों से बनी वो एक छोटी गुफा जैसी थी, जहाँ मिट्टी के कई सारे ढेर थे और वहाँ इंसानों के अनगिनत कंकाल फैले हुए थे। खोपड़ियाँ, शरीर के अलग अलग अंगों की हड्डियाँ यहाँ वहाँ फैली हुई थी। उस गुफा के चारों ओर पत्थर थे और उसके आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। डर के मारे विनायक उस कमरे से बाहर आ गया और यहाँ वहाँ घूमते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन कोई भी रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। अब तो रामलाल की बात भी उसे सच लगने लगी थी। वो डरने लगा। उसने मदद के लिए कॉल करने की सोची, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। वह कुएं के पास गया, वहाँ से चिल्लाने लगा, लेकिन बाहर से कोई भी प्रतिक्रिया उसे सुनाई नहीं दी। वह फिर से हर कमरे में जाकर हर दीवार को बारीकी से देखने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। रास्ते की तलाश में कब सुबह के 5 बज गए उसका ध्यान ही नहीं गया कि तभी ऊपर से लोगों की रोने की आवाज़ें आने लगी। वो कुएं के तल की ओर भागा और ऊपर देखा। ऊपर की बातों से उसे समझ आ गया कि उसके दादाजी गुजर जाने की वजह से सब लोग रो रहे थे। विनायक ऊपर की आवाज़ सुन सकता था, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा। लेकिन ऊपर से आती एक आवाज़ सुन वह स्तब्ध हो गया और सारी बात उसके समझ में आ गई। ऊपर से आती वो आवाज़ उसकी ही थी। तो रामलाल की बातें सच थी। ऊपर जो आदमी था, जिसे विनायक अपना दादा समझता था, वह असल में बेरुपया था। अब उसने रामलाल का रूप छोड़ विनायक का रूप ले लिया था और अब वह विनायक की ज़िंदगी जीने वाला था। विनायक वही कुएं के अंदर सिर पर हाथ मारते हुए बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब यह सोच सोच कर ही उसकी आत्मा कांपने लगी कि अब उसे पूरी ज़िंदगी इस कैद खाने में बितानी पड़ेगी, जैसे उसके दादा ने और उसके कई पुरखों ने बिताई थी। हालांकि उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा और बाहर निकलकर उस बेहरूपे से अपने परिवार को छुटकारा दिलवाएगा, लेकिन कब तक यह उसे भी नहीं पता था।